तो दोस्तों आज हो गया 1 जनवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेकर सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन के बीच सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत में सकारात्मक पहल देखने को मिल रहे हैं। किसानों के कई प्रस्तावों में से 2 प्रस्ताव पर मोदी सरकार ने अपनी सहमति जता दी है। किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत में बिजली बिल के मसले को सुलझा लिया गया है और अब पराली जलाना भी जुर्म नहीं होगा। आपको बता दें कि करीब 5 घंटे चली बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पर्यावरण अध्यादेश पर सहमति बन गई है और ऐसे में अब पराली जलाना जुर्म नहीं होगा और बिजली बिल का मसला भी सुलझा लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि किसान संगठनों के नेता 5 घंटे से अधिक समय तक चली छठे दौर की बातचीत में तीनों नए कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की अपनी मुख्य मांग पर अड़े रहे। अब 4 जनवरी को फिर से बातचीत होगी। आज की दूसरी बड़ी खबर, मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसान हमारे भाई है, दूसरी पार्टियों ने उन्हें उकसाया है, अगर एमएसपी पर आंच आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जी आपको बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल कहा है कि किसान हमारे भाई है, दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें उकसाया है, जिससे ये आंदोलन शुरू हुआ है। अब केंद्र सरकार और किसानों के प्रतिनिधि इसका रास्ता निकाल रहे हैं। कुछ बातें कल मान ली गई और बाकी बातों की चर्चा 4 जनवरी को होगी। इसका समाधान हो, इसकी मैं आशा करता हूं। मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हम हरियाणा में एमएसपी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने भी एमएसपी व्यवस्था खत्म करने की कोशिश की तो मनोहर लाल खट्टर राजनीति छोड़ देगा। इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि किसान कल्याण प्राधिकरण को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कौन सी फसल बोने से किसान को लाभ होगा। इसकी पूर्व योजना बनाने का काम किसान कल्याण प्राधिकरण करेगा। आज की तीसरी बड़ी खबर, साल की शुरुआत में एक तरफ मौसम ठंड का रिकॉर्ड बना रहा है तो दूसरी ओर राजद सियासत को गरमाने में लगी हुई है। राजद नेता श्याम रजक ने बुधवार को जेडीयू में टूट और उसके 17 विधायकों के राजद के संपर्क में रहने को लेकर एक पत्ता फेंका है। इसको लेकर कड़ाके के ठंड में सियासत गरमा गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे सिरे से खारिज किया है तो जेडीयू के कई नेताओं ने इसे लेकर राजद पर तीखे प्रहार किए हैं। राजद पिछले 1 सप्ताह से लगातार अलग अलग दावों और बयानों से चर्चा में बने रहने की रणनीति पर काम कर रहा है। जवाब में जेडीयू भी पलटवार कर रहा है। आपको बता दें कि 21 दिसंबर को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पटना में आयोजित राजद नेताओं कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा था कि बिहार में शीघ्र ही चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए भी तैयार रहें। इस पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि राजद अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा कि राजद को जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए विपक्ष की भूमिका में काम करना चाहिए, न कि अनाप शनाप बयान देना चाहिए। आज की चौथी बड़ी खबर, कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के बीच विपक्ष के एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। शिवसेना जहां एक तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की वकालत कर रही है तो वहीं एनसीपी को लेकर कांग्रेस नरम रुख अपना रही है, क्योंकि पार्टी खुद संकट से जूझ रही है। शिवसेना का बार बार कांग्रेस पर निशाना साधना भी इसी रणनीति का हिस्सा है कि शिवसेना महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि शिवसेना का बार बार शरद पवार को यूपीए के अध्यक्ष बनाने की वकालत करना सरकार में अपनी जगह को और मजबूत करने की कोशिश है। शिवसेना जानती है कि एनसीपी उसके साथ है तो कांग्रेस भी गठबंधन में शामिल रहेगी। साथ ही इससे विकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। विकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस सबसे कमजोर स्थिति में है। साथ ही आपको बता दें कि पार्टी के शिवसेना के साथ रिश्ते बेहद तल्ख रहे हैं, पर भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस गठबंधन को बरकरार रखना चाहती है। शिवसेना और एनसीपी भी कांग्रेस की इस मजबूरी को समझ रहे हैं, इसलिए दोनों दल कांग्रेस पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं। आज की 5वीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से बहुत पहले ही सियासी हलचल तेज होती जा रही है। योगी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को कहा है कि अगर मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी के साथ रहकर शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी की बात करें तो क्या वो देशद्रोह हो जाएंगे। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिला लेने के सवाल के जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बीजेपी कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से हाथ मिला ले तो ठीक है, कांग्रेस के साथ मुसलमान रहे, सपा बसपा के साथ मुसलमान रहे तो ठीक है, लेकिन अगर मुसलमान ओवैसी के साथ रहकर शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी की बात करें तो क्या वो देशद्रोह हो जाएंगे। जिसको जो कहना है वो कहता रहे, लेकिन 2022 में हिंदू मुस्लिम नहीं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और घरेलू बिजली बिल माफी के सवाल पर चुनाव लड़ेंगे। भारत के संविधान के खिलाफ है। तकलीफ इस बात की है कि भारत के संविधान को ये संघ परिवार के लोग उससे नफरत करते हैं। संविधान से
और अगर संविधान को पढ़ लेते तो उनको मालूम होता कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट्स है। कोई सरकार उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ लेते, प्राइवेसी का जजमेंट पढ़ लेते, 377 का जजमेंट पढ़ लेते, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपकी पर्सनल लाइफ में सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। आप होते कौन है कि मैं किससे शादी करूं ना करूं? आप उठाकर देख लीजिए, आज हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया, जो लड़का और लड़की जो शादी के एज के नहीं थे मगर साथ रहना चाहते थे, कोर्ट ने कहा कि आप रह सकते हैं साथ। आप होते कौन है ये कानून बनाने वाले? अच्छा, अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो क्या इंडिया का सिटीजन नहीं रहता वो? अगर कोई मुसलमान हिंदू होता है या हिंदू मुसलमान होता है, कोई क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करता है, कोई बौद्ध मजहब को अडॉप्ट करता है, तो क्या भारत का सिटीजन नहीं है? क्या कहना चाह रही है सरकार ये? देखिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में प्रोपोगेशन और कन्वर्जन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है वो। हमको तकलीफ इसी बात की है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और जब आप संविधान की बात कर रहे, मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे, कल मंदसौर में क्या हुआ? एक मस्जिद के ऊपर पूरे संघ परिवार के लोग मस्जिद के ऊपर चढ़ के आप झंडा लगाते अपना, और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री बोलते कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज मत करो। रेडिकलाइजेशन कौन हो चुका है? रेडिकलाइजेशन मंदसौर में जो ये लोगों ने हरकत की, उनका रेडिकलाइजेशन हुआ है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का। इनको डीरेडिकलाइज करने के लिए क्या कर रही है सरकार? डीरेडिकलाइज नहीं कर रहे उनको आप और रेडिकलाइज कर रहे हैं, इस तरह के कानून बनाकर नफरत फैला रहे हैं। मंदसौर में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी शिवराज चौहान की सरकार पर आज होती है। ये शर्मिंदगी की हद है। अफसोसनाक बात है कि एक जुलूस जाता है और मस्जिद के ऊपर जो दिल्ली में हुआ था वो दोबारा हो रहा है यहां पर। क्या है? नहीं, अगर क्यों सरकार के संविधान के खिलाफ कानून मानते रहे, हम कोर्ट को जाएं? सरकार बनाती क्यों संविधान के खिलाफ कानून को? सरकार को तो शर्म आनी चाहिए कि कितने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, दूसरे हाई कोर्ट में तो एक के बाद उनके जजमेंट खिलाफ आ रहे हैं उनके ऊपर। कोर्ट को जा सकते क्यों? अरे भाई, कोर्ट को जाने का अख्तियार सबको, तो आप संविधान के खिलाफ कानून बनाएंगे और कोर्ट को जाएंगे। बुनियादी बात यह है कि आपको कोई राइट नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर होने का। मैं किससे शादी करूं, मैं क्या खाना खाऊं, मैं क्या कपड़े पहनूं, अरे आप तो ऐसा कर देंगे फिर तो मैं हिल नहीं सकूंगा। फिर आप कहेंगे नहीं, सुबह 3 बजे रात को उठ जाओ, सुबह दोपहर में 1 घंटा सो जाओ और इतना खाना खाओ, ये खाना मत खाओ। अरे आप कौन है भाई? जमहूरियत में मुझे अख्तियार है कि मैं कानून के दायरे में रहकर अपनी जिंदगी गुजारूंगा। आप मुझे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। क्या ये किम जोंग की सरकार हो चुकी है? क्या डिक्टेटरशिप है यहां पर? नहीं होगा। हम इसके खिलाफ, एक संविधान के खिलाफ, और हर एक को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हाँ, फिर बोलिए क्या कर रही है सरकार? ये व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग? It is shame on this government that you're not able to get them back. If 39 Indian sailors are in captivity in China, अरे boss, forget about them. You are not able to retrieve that 1,000 square kilometer of land where China has occupied Indian territory. What is the government doing? The government must answer to the nation and tell how will they get back those 39 sailors. We lost 16 soldiers at Galwan Valley. We demand that immediately those sailors, for no reason, they are sailors. They are not even army personnel. They are sailors of that ship. They went there. They took their goods. How can the Chinese take them into captivity for no reason whatsoever? It is high time that the government reacts to it. I want the Prime Minister to at least please tweet on it. Let the Prime Minister react and get them back.
It is highly objectionable. The Chinese government is violating all international treaties